नमस्कार। रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में आप सभी का स्वागत है। और इस सीरीज के क्रम में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में यह सीरीज चल रही है। इस पे इस बार अब हम पढ़ेंगे कि 2023 में कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, इससे संबंधित होगी। इसके भी दो पार्ट आएंगे, आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 आएगा। तो इससे पूरा संबंधित कि कौन कौन से पुरस्कार से संबंधित यूपीएससी प्रश्न आपसे पूछ सकती है यहां से। तो आइए इस क्रम में अगर हम शुरू करें तो जो हमारा पहला पुरस्कार है वो है आपका साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है, क्यों खास है। तो ये जो अवार्ड है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो 2023 में 24 भाषाओं में इस पुरस्कार को दिया गया है। इस बार ये जिनको दिया गया है तो 9 कविता संग्रह, क्योंकि साहित्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र है तो साहित्य के क्षेत्र में 9 कविता संग्रह को, 6 उपन्यासों को, 5 कहानियों के संग्रह को, 3 निबंध को और 1 आलोचना की किताब को दिया गया है। तो इस बार 24 भाषाओं में यह पुरस्कार इन क्षेत्रों में मिला है। 9 कविता, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना की पुस्तक। अब इसमें आपको सबके राइटर्स के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर बेसिकली आपको साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में जानने की आवश्यकता है कि यह क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये जो विजेता है इनको क्या दिया जाता है, तो इन विजेताओं को ताम्रपत्र उक्त पट्टिका दी जाती है, ठीक है, 1 शॉल दिया जाता है और 1 लाख रुपए यहां पे नगद प्रोत्साहन के रूप में जो भी विजेता साहित्य अकादमी पुरस्कार के उनको दिया जाता है। तो 2023 के लिए इन लोगों को मिला है, मतलब इन संग्रहों को, इन पुस्तकों को मिला है, तो इनके विजेताओं को दिया गया होगा। अब ये साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, ठीक है। यह एक साहित्यिक सम्मान है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। यानी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी जो है वह प्रति वर्ष इस पुरस्कार को प्रदान करती है। यह अकादमी अपनी मान्यता प्राप्त भाषाओं में साहित्यिक कार्यों के लिए और भारत की भाषाओं में साहित्यिक अनुवादों के लिए सालाना 24 पुरस्कार देती है। यह ध्यान में रखिएगा। अब ये आप कहेंगे कि भाषाएं तो 22 ही हैं हमारे संविधान की अनुसूची में, 24 में कैसे, तो ये देखेंगे क्योंकि इसमें तो सम्मिलित वो 22 भाषाएं तो है जो हमारे संविधान में है, लेकिन इसके अलावा भी 2 और भाषा को इस अकादमी ने अपने पुरस्कार में शामिल किया है। जैसे एक भाषा अंग्रेजी है और एक राजस्थानी। ये दोनों हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, लेकिन इन भाषाओं में भी उत्कृष्ट साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है इन 22 भाषाओं के अलावा। तो प्रत्येक वर्ष 22 प्लस ये 2 भाषाएं, यानी प्रत्येक वर्ष 24 पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, भी हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में भी देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो क्या है, ज्ञानपीठ। और ज्ञानपीठ के बाद कौन सा है, वो है साहित्य अकादमी। तो ये ध्यान में रखिएगा, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका जो विजेता है, क्या मानदंड है, उनका चयन कैसे किया जाता है, तो जो लेखक है वो भारतीय नागरिक होने चाहिए, यह इसका पहला मानदंड है। इसके बाद कि जो पुरस्कार के लिए पात्र पुस्तक या कार्य है उस भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान होना चाहिए जिससे वह संबंधित है, जिस भाषा जिस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य भी किए हों। और मान लो कभी कभी 2 या 2 से अधिक पुस्तकों का चयन हो गया एक ही भाषा में, तो उसके लिए क्या होगा कि अगर समान योग्यता पाई जाएगी 2 या 2 से अधिक पुस्तकों के लिए, राइटर अलग अलग हैं, तो उनके बारे में क्या किया जाए कि पुरस्कार घोषित करने के लिए जो लेखक है उनका साहित्य के क्षेत्र में कितना योगदान है यह देखा जाएगा और कुछ साहित्य के मानदंडों को देखा जाएगा, उसके बाद फिर उनका चयन होगा। ये पूरा प्रोसेस है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। इसके लिए कुछ और भी साहित्य अकादमी से संबंधित पुरस्कार है, जैसे कि साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार भी दिया जाता है। ये उन लेखकों को दिया जाता है जो लेखक बाल साहित्य में उनका योगदान है, ठीक है ना। ऐसे लेखक जो बाल साहित्य के क्षेत्र में अच्छी किताबें लिखते हैं, बच्चों से संबंधित जो साहित्य की किताबें हैं वो जो बेहतर लिखते हैं उनको दिया जाता है, ठीक है। और ये पुरस्कार उस वर्ष से ठीक पहले 5 वर्षों के दौरान
पहली बार प्रकाशित पुस्तकों को दिया जाता है, सेम ईयर नहीं, पहले के 5 वर्ष, ये ध्यान में रखिएगा। एक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी दिया जाता है, उन युवाओं को दिया जाता है जिनकी उम्र 35 वर्ष या उससे कम उम्र के जो लेखक हैं और उनसे संबंधित कोई बढ़िया प्रकाशित पुस्तक है तो उनको भी दिया जाता है, जिसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार कहते हैं। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैंने बताया ना कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। उसके बाद कौन सा है? साहित्य अकादमी। तो आइए ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखें। तो इस बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कि 2023 में प्रदान किया गया। तो ये किसको दिया गया? तो कोंकण के लेखक हैं दामोदर मौजो, वहां प्रसिद्ध कोंकणी लेखक हैं, इनका नाम है दामोदर मौजो, नाम ध्यान में रखिएगा। उनको 2022 के 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब 2022 है तो कंफ्यूज मत होना, ये पुरस्कार 23 में दिया गया है, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी जो लेटेस्ट ज्ञानपीठ है वो 57वां ही है, ठीक है। अब जो दिया जाएगा वो 58वां होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दामोदर मौजो जो है वो गोवा के उपन्यासकार है, कथाकार हैं, आलोचक और निबंधकार हैं, ठीक है, कोंकणी भाषा के लेखक हैं, ये ध्यान में रखिएगा। अपने उपन्यासों के कुछ फेमस उपन्यास हैं जैसे कि कार्मेलीन, सुनामी, साइमन। कुछ लघु कथाएं भी हैं जैसे टेरेसाज मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा। ये इनके फेमस रचनाएं हैं जिनकी वजह से ये मौजो प्रसिद्ध है। इनकी लघु कथाओं का एक पहला संग्रह आया था 1971 में जिसका नाम गैथन था। तो ये सब कुछ बेसिक सी बातें इनके बारे में, क्योंकि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इसलिए। उन्होंने इनका जो उपन्यास था कार्मेलिन, इसके लिए 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्होंने जीता था, ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दामोदर मौजो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले दूसरे कोंकणी लेखक हैं। इसके पहले भी एक कोंकण के लेखक को मिल चुका है, 2006 में कोंकणी भाषा में पहला पुरस्कार रविंद्र केलेकर को दिया जा चुका है। तो ये इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इससे संबंधित। अब एक ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना बनता है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ये, ठीक है। इसे केवल एक भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष दिया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा, केवल एक भारतीय नागरिक को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है क्योंकि सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ये। भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं के साथ अंग्रेजी में भी यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है ना। हमारी जो 22 भाषाएं वो उनके साथ साथ अंग्रेजी में भी जो साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देते हैं उन्हें भी ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखें इस पुरस्कार के तहत और क्या क्या चीजें हैं। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी वाग्देवी सरस्वती की एक कांस्य की प्रतिकृति भी दी जाती है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा प्रायोजित है ये। 2018 में एक लेखक थे अमिताभ घोष, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार का पहला अंग्रेजी भाषा के लेखक का पुरस्कार मिला था। अंग्रेजी भाषा में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले लेखक अमिताभ घोष। तो ये सब कुछ बेसिक सी जानकारी आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। अगला जो हम देखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे लेटेस्ट यही है, किस किस फिल्म को क्या कैसे ये देखिए। तो नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 जो कि 69वां है, इसकी ज्यूरी में यतेंद्र मिश्रा, केतन मेहता, नीरज शेखर, बसंत साई, नानू भसीन शामिल है। आपको ज्यूरी सदस्यों का नाम याद नहीं रखना, लेकिन ज्यूरी की बात यहाँ इसलिए हो रही है कि एक ज्यूरी इसके लिए गठित की जाती है और वो ज्यूरी ही डिसाइड करती है इन पुरस्कार को, इसीलिए इनका नाम है। 2023 में जो पुरस्कारों का संस्करण है नेशनल फिल्म अवार्ड का, ये 69वां है। इस पे क्या है कि इस संस्करण में ज्यादातर वो फिल्में शामिल हुई हैं जो 2021 में रिलीज हुई थी, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अब 2023 में किसको किसको क्या मिला है तो ये देखें। तो आपने RRR फिल्म के बारे में सुना होगा, देखा भी होगा। इस फिल्म का जो 2023 का अवार्ड गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का, बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड ये फिल्म ले गई है, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड ले गई है, बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट, बेस्ट पॉपुलर फिल्म, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, इन सब का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 इन सब में RRR ले गई है। एक फिल्म है सरदार उधम सिंह, ये भी आपने देखा होगा, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइनर, बेस्ट ऑडियोग्राफी का
2023 में नेशनल फिल्म अवार्ड उधम सिंह ने जीता है। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने। गंगूबाई काठियावाड़ी भी मूवी आपने देखी होगी, बहुत ही बढ़िया मूवी है, जिन्होंने नहीं देखी होगी ये तीनों मूवी देख लेना, बहुत ही बेहतरीन है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ये फिल्म ले गई है, बेस्ट एडिटर, बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट डायलॉग। तो ये 3 फिल्में 2023 के नेशनल अवार्ड में ये सारी चीजों का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्होंने जीता है। अब जो सरदार उधम सिंह फिल्म है, इसके जो एक्टर थे, जो हीरो थे, वो थे विक्की कौशल। और एक फिल्म है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, बहुत ही बढ़िया फिल्म है, जो लोग देखे होंगे अच्छी बात है, न नहीं देखे होंगे देख लेना। आर माधवन इसके एक्टर हैं, मुख्य कलाकार हैं। इन दोनों फिल्मों को यानी सरदार उधम सिंह और रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड 2023 में मिला है, राष्ट्रीय फिल्म का अवार्ड, ये ध्यान में रखिएगा। सरदार उधम सिंह और रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। एक डायरेक्टर है सृष्टि लखेरा, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, एक था गांव। ठीक है ना, एक था गांव। इसको बेस्ट नॉन फीचर फिल्म चुना गया। एक होता है फीचर फिल्म, एक होता है नॉन फीचर फिल्म। नॉन फीचर में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री होती है। डॉक्यूमेंट्री में ज्यादातर वही किरदार होते हैं जो रियल लाइफ में होते हैं ज्यादातर, और फीचर फिल्म में रियल लाइफ के अलावा किरदार इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्री जो 2023 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की विजेता में गई है, वो डॉक्टर सृष्टि लखेरा की एक था घाव। एक है फिल्म मेकर नेमिल शाह, इनकी गुजराती फिल्म नाम है दाल भात। इसको शॉर्ट फिल्म, बेस्ट शॉर्ट फिल्म फिक्शन का इसको इसके लिए चुना गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ लिस्ट है, आप देख सकते हैं इसमें जैसे कुछ विजेताओं की। बेस्ट पिक्चर फिल्म किसको किसको मिला, सरदार उधम सिंह, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को में मिला। बेस्ट एक्टर पुष्पा द राइज के लिए अल्लू अर्जुन को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को, और एक कीर्ति सेनन की मूवी आई थी मिमी, बहुत ही अच्छी मूवी है, इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कीर्ति सेनन को दे दिया गया। वहीं पर अगर हम बेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो एक मराठी फिल्म है निखिल महाजन की, जिसका नाम है गोदावरी, तो निखिल महाजन को बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस में पल्लवी जोशी को दिया गया द कश्मीर फाइल्स के लिए, बहुत ही बेहतरीन मूवी है ये भी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए पंकज त्रिपाठी को दिया गया फिल्म मिमी के लिए। स्पेशल ज्यूरी अवार्ड शेरशाह को दिया गया। ठीक है, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन डीएसपी को दिया गया पुष्पा और आरआरआर के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। नरगिस दत्त अवार्ड राष्ट्रीय एकता सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल को दिया गया। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर सरदार उधम सिंह लेके गए। बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइनर भी सरदार उधम सिंह को मिला। बेस्ट एडिटिंग गंगूबाई काठियावाड़ी को। बेस्ट कोरियोग्राफी आरआरआर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी सरदार उधम सिंह। बेस्ट मेल सिंगर काल भैरव। तो ये पूरा ये आपके सामने लिस्ट भी है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब अगर थोड़ा सा हम राष्ट्रीय फिल्मों के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रीय फिल्मों का इतिहास क्या रहा है, तो अगर हम राष्ट्रीय फिल्मों के इतिहास के बारे में देखें तो ये 1954 में स्थापित की गई, और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के सबसे प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित कार्यक्रमों में से एक है। ठीक है, पुरस्कारों के जो विजेता हैं उनका फैसला कौन करता है, एक ज्यूरी इसके लिए गठित की जाती है, वो करती है, जिसमें उस ज्यूरी में सिनेमा से संबंधित, अन्य संबंध कलाओं से संबंधित लोग, मानविकी के क्षेत्र के प्रतिष्ठित जो व्यक्ति जो एकदम प्रतिष्ठित है इन क्षेत्रों में, उन्हें शामिल किया जाता है। और जो नेशनल फिल्म अवार्ड है, ये कला, संस्कृति, सिनेमा, साहित्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले कलाकारों को दिया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट, अब ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इस अवार्ड को 3 कैटेगरी में भी बांटा गया है, एक फीचर फिल्म, एक नॉन फीचर फिल्म यानी डॉक्यूमेंट्री, और एक है बेस्ट राइटिंग इन सिनेमा। इन 3 कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया जाता है। भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा यह पुरस्कार लोगों को दिया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में हर कैटेगरी के आधार पे अलग अवार्ड दिया जाता है, जैसे भी आपने देखा, जैसे स्वर्ण कमल, रजत कमल के नाम से उन्हें अलग अलग डिवाइड किया गया है। कुछ जो ऐसे अवार्ड है उनमें नगद पुरस्कार भी दिया जाता है, और कुछ के कैटेगरी में केवल मेडल ही दिया जाता है। तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में जो आपको एक पता होना चाहिए। अगला जो है वो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो क्यों दिया जाता है, क्या है, ये देखें। तो जो 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की हम बात करें तो ये दिया जाता है शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो ये 2023 का किसको दिया गया है, तो संयुक्त रूप से दिया गया है डैनियल बारेनबोइम तथा अली अबू अववाद को।
ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के अहिंसक समाधान के लिए इन दोनों व्यक्तियों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। इजराइल तथा अरब देशों के युवाओं और लोगों को एक साथ लाने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है, क्योंकि आपने देखा ना, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। अब देखें थोड़ा सा, जो बारेन बोइम है, ये अर्जेंटीना में जन्मे एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय पियानो वादक है तथा जो अववाद है एक प्रतिष्ठित फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता है, जो कि मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान हेतु कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। अब अगर हम इसमें बात करें कि ये जो पुरस्कार है क्या चीज, क्यों दिया जाता है, तो ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सम्मान में दिया जाता है प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, 1986 से दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। प्रत्येक वर्ष शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए व्यक्तियों को और संगठनों को किसी को भी दिया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसे शांति और विकास के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मानों में से भी एक सम्मान माना जाता है। इस पे एक प्रशस्ति पत्र के साथ 25 लाख रुपए का मौद्रिक पुरस्कार भी शामिल है और यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के क्षेत्र में। तो यह ध्यान में रखिएगा, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके मान्यता के लिए मानदंड क्या है इस पुरस्कार के लिए? तो इसके लिए मानदंड है कि जो प्राप्त करता है उनको शांति, निरस्त्रीकरण और विकास से संबंधित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के उनके असाधारण और निरंतर प्रयास के लिए, ठीक है ना, जो वैश्विक स्तर पर जो चैलेंज है उनके लिए, उनके कार्य का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव दिखना चाहिए, मानव कल्याण की बेहतरी में योगदान। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जिस तरीके से इंदिरा गांधी पुरस्कार था उसी तरीके से गांधी पीस प्राइज है, गांधी शांति पुरस्कार है। क्या है गांधी शांति पुरस्कार, किसको दिया गया इस बार, ये तो देखते हैं। तो जो गांधी शांति पुरस्कार है इस बार दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को, जो कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है। गीता प्रेस के बारे में सभी लोग भली भांति पता है। शांति एवं सामाजिक सद्भावों के जो गांधीवादी आदर्श है उनको बढ़ावा देती है। भारत सरकार के द्वारा 2021 हेतु, 2021 वाला है जो भी दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित होने की घोषणा की गई और किसे, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। और ये जो गीता प्रेस गोरखपुर है पिछले 100 वर्षों से भी ये काम कर रही है। ठीक है, इस पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत यह पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अभी गांधी शांति पुरस्कार के बारे में थोड़ा जाने तो ये भी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, वार्षिक पुरस्कार है। भारत सरकार के द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन वाले लोगों को, जो लोग सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाएंगे और अहिंसा के माध्यम से यानी गांधी जी के आदर्शों को फॉलो करेंगे, उनको पहचान करके दिया जाता है। इस पे 1 करोड़ रुपए की नगद राशि, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र और उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हस्तकरघा उत्पाद भी इसके तहत दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में एक समारोह के दौरान दिया जाता है। ये सभी खास बात है आपके लिए गांधी शांति पुरस्कार से संबंधित। चयन का आधार क्या है? तो उन व्यक्तियों को चुना जाएगा, व्यक्ति, संघ, संस्था, किसी को दिया जाता है। तो इसीलिए आपने देखा गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। व्यक्ति, संघ, संस्था, संगठन को दिया जाता है जिन्होंने शांति, अहिंसा और मानवीय कष्टों को दूर करने के लिए निस्वार्थ भाव से काम किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, वर्ग, भाषा, जाति, पंथ, लैंगिक भेदभाव की परवाह बिल्कुल नहीं करता और सभी व्यक्तियों को दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के। इन पुरस्कार को 2 व्यक्तियों और संस्थानों के बीच विभाजित भी किया जा सकता है। मान लीजिए 2 व्यक्तियों को चुन लिया गया, 2 संस्थानों को, तो इस पुरस्कार को विभाजित कर दिया जाएगा। चयनकर्ता मानते हैं कि वो दोनों समान रूप से इस पुरस्कार के योग्य हैं, तो आधी आधी राशि उनको दी जाएगी। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका निधन हो चुका है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य पर इस पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि प्रक्रिया संहिता में जो ज्यूरी है, जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ज्यूरी बनाई जाती है पुरस्कारों का चयन के लिए, जो प्रक्रिया चल रहा है, उस प्रक्रिया चलने के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तब उसको मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं दिया जाता, तो ये भी एक्सेप्शन है, ध्यान में रखिएगा।
पूर्व पुरस्कार विजेताओं के बारे में थोड़ा सा देख ले तो कौन कौन से संगठन इस पुरस्कार को जीत चुके हैं। तो इसरो इस पुरस्कार को जीत चुका है, रामकृष्ण मिशन, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, विवेकानंद केंद्र, अक्षय पात्र, एकल अभियान ट्रस्ट, सुलभ इंटरनेशनल, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पहले इस पुरस्कार को जीत चुके हैं। व्यक्तियों में बात करें तो नेल्सन मंडेला, सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद ओमान, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के हैं, और अब सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद जो ओमान के हैं। इन लोगों को यह पुरस्कार इस तरीके से दिया जा चुका है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और है वो है क्या कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। 2023 का जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है आशा भोसले जी को दिया गया है, और ये इनके साथ साथ कुछ मतलब एक गजल गायक है पंकज उदास, आप इनके बारे में जानते होंगे, और विद्या बालन जो अभिनेत्री हैं, इनको भी दिया गया है। पहला पुरस्कार जो जब ये शुरू हुआ था लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, ये किसको दे दिया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। उसके बाद देखिए आगे क्या है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, महान गायिका लता मंगेशकर जी को आप जानते ही हैं, उनकी स्मृति और सम्मान में यह स्थापित किया गया था। फरवरी 2022 में इनका निधन हो गया था, 92 वर्ष की थे, उसी सम्मान में दिया गया। तो पहला जो था वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, अब बाकी इस बार आशा भोसले, पंकज उदास और वो विद्या बालन। मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के अनुसार यह पुरस्कार हर साल दिया जाएगा जिसने राष्ट्र, लोगों को और समाज के लिए अभूतपूर्व शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया होगा उनके लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला जो एक और हम देखें तो ये है लोकमान्य तिलक पुरस्कार के बारे में। तो इस बार पीएम मोदी जी को मिला है, इसीलिए तो 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार है। तो ये जो दिया गया है 2023 का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। खास इसमें क्या है कि यह पुरस्कार उन विशिष्ट क्षेत्र या व्यक्तियों को दिया जाता है जो देश में उनके महत्वपूर्ण योगदानों को ध्यान में रखते हुए। इसके पहले भी यह पुरस्कार इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह समेत और भी लोगों को दिया जा चुका है, ठीक है, और भी प्रधानमंत्रियों को। विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में यह पुरस्कार NR नारायण मूर्ति, जी माधवन, डॉक्टर कोटी हरि नारायण, साइप्रस पूनावाला, प्रकाश आमटे को भी दिया जा चुका है। तो इतना आपको डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं। इस बार जिसको दिया गया है ये ध्यान में रखिएगा। इस पुरस्कार के बारे में 1983 में यह शुरू किया गया, ठीक है। प्रतिवर्ष दिया जाता है लोकमान्य तिलक जी की पुण्यतिथि के अवसर पर, ठीक है, कब? 1 अगस्त को। और किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। और ये जो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है, इसका पहले नाम हिंद स्वराज संघ था, बाद में ये ट्रस्ट बन गया, ये इस पुरस्कार को देता है, ठीक है। इस पे क्या होता है कि एक स्मृति चिन्ह, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए इस पुरस्कार के तहत दिए जाते हैं। एक और है 33वां व्यास सम्मान 2023 का, किसको दिया गया है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पुष्पा भारती जी को दिया गया है। हिंदी की लेखिका है पुष्पा भारती, इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया। इस पे क्या है कि इनकी प्रतिष्ठित एक संस्मरण है जिसका नाम है यादें यादें और यादें। इसके लिए इनको 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। 2016 का इनका संस्मरण है, लेखिका है पुष्पा भारती, उसी के लिए प्रदान किया गया। इसकी स्थापना 1991 में इस पुरस्कार की हुई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और यह पुरस्कार उनको दिया जाता है कि वह भारतीय नागरिक के द्वारा एक तो रचित हो जिन्होंने पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी साहित्य की असाधारण कोई रचना की हो, उसके लिए तो इन्होंने की है, जिसका नाम है यादें यादें यादें। इनके लिए इनको इस बार का दिया गया है। इसके बाद बात करें तो एक और है कि संगीत कला निधि अवार्ड 2023 किसको दिया गया? तो ये दिया गया है बॉम्बे जयश्री को। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये संगीत अकादमी की तरफ से दिया जाता है, संगीत है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन्होंने घोषणा की है कि 2023 का संगीत कला निधि जो पुरस्कार है वो दिया जाएगा बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री ये पहले पद्मश्री पुरस्कार भी जीत चुकी है और प्रसिद्ध कर्नाटक की गायिका है, इनको दिया जाएगा, ठीक है। जयश्री वर्तमान समय के अग्रणी कर्नाटक संगीतकारों में से एक है। कर्नाटक संगीत के अलावा इन्होंने हिंदुस्तानी संगीत, शास्त्रीय नृत्य और वीणा में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन इनको कर्नाटक संगीत के लिए दिया गया है संगीत अकादमी की तरफ से। इस पुरस्कार के बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें, संगीत कला निधि पुरस्कार क्या है, तो इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये जो पुरस्कार है ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में ही दिया जाता है,
ठीक है ना, और वहां पे दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा यह प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक, एक विरुद्ध पत्र यानी वही प्रमाण पत्र, ये सब होते हैं। एक ललित कला के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक संस्थान है मद्रास संगीत अकादमी। दिसंबर 1927 में मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस के सत्र में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सब इसके बारे में खास बात। कर्नाटक संगीत के लिए मिला है, तो कर्नाटक संगीत क्या है आप सभी को पता है, आर्ट एंड कल्चर में भी आपने पढ़ा होगा, उस हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है ये कर्नाटक संगीत। इसके साथ साथ श्रीलंका में भी कर्नाटक संगीत का अभ्यास किया जाता है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियों में से एक शैली है कर्नाटक संगीत शैली, जो कि प्राचीन हिंदू परंपराओं से विकसित हुई है कर्नाटक संगीत। वहीं पे दूसरी जो शैली है वो है हिंदुस्तानी संगीत, जो कि फारसी और इस्लामी प्रभावों के मिश्रण से उत्पन्न हुई उत्तर भारत की एक शैली है हिंदुस्तानी। तो ये ध्यान रखें, उत्तर भारत की है हिंदुस्तानी, दक्षिण भारत की है कर्नाटक संगीत। तो ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय संगीत की दो प्रमुख श्रेणियां। एक और जो हमारा इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो क्या है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। इस बार के लिए क्या कह रहा है, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है। ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र में महिला चैंपियनों को सम्मानित करने हैं, तो ये महिलाओं को दिया जाता है, ठीक है ना, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जिन्होंने ग्रामीण जल और स्वच्छता के क्षेत्र में जो महिला चैंपियंस है, जो इसके लिए काम करती हैं। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, ठीक है। ये जल शक्ति अभियान जिसका नाम कैच द रेन 2023 इसकी थीम है, पीने के जल की स्रोत स्थिरता विषय के साथ एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कैच द रेन यानी जो वर्षा का जल है उसका संचयन करके उसको फिर पीने योग्य बनाना है, रिसाइकिल। और ग्रामीण क्षेत्र में जल के संरक्षण और स्वच्छता वगैरह के बारे में जो महिलाएं काम करती हैं उनको दिया जाता है। स्वच्छ सुजल भारत बनाने के प्रयास में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व में भागीदारी को पहचानने और उजागर करने हेतु यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक आयोजित किया जाएगा। ये 8 मार्च तक ये चलेगा अभी। और इस पे क्या है कि 36 महिला यानी वास चैंपियन, जो वास के क्षेत्र में, वास के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, WHO के तहत चलाया गया यह कार्यक्रम है। तो इस वास कार्यक्रम के तहत 36 महिलाएं हैं जो इसके लिए काम की है, उनको चुना गया है 2023 में स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है और ये कार्यक्रम 8 मार्च तक चलेगा। उन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान कैच द रेन के कार्यान्वयन में जमीनी स्तर पर असाधारण और उनके अनुकरणीय कार्य के लिए इन 36 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लैगशिप मिशनों के तहत ODP प्लस मॉडल गांव, हर घर जल गांव, जल संरक्षण आदि में असाधारण योगदान देने वाली महिला अचीवर्स को इसके तहत सम्मानित किया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। कैच द रेन 2023 क्या है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ है। तो कि मानसून के मौसम में जल के संरक्षण को एक जन अभियान में बदलने के लिए लोगों को जागरूक करना कि जो बारिश होती है उसके जल को हम इकट्ठा करके उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए इसके हिस्से के रूप में कैच द रेन 2023 लॉन्च किया गया था। इस बार की इसकी थीम क्या है, तो थीम है पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता। 2003 की कैच द रेन की थीम है। टैगलाइन क्या है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, ठीक है, जहां भी गिरे जब भी गिरे कैच द रेन, ये इंपॉर्टेंट। कैच द रेन एक जन आंदोलन अभियान है जो सभी हितधारकों को वर्षा के जल संचयन को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने को शुरू किया गया है। यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। अभियान पूरे देश में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जाता है, तो यह इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। वास के बारे में आपने पढ़ा था, तो वास रणनीति के तहत है वो 36 महिलाएं जिनको दे दिया गया। वास का मतलब है जल सफाई स्वच्छता, यानी वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, इसका है वास का फुल फॉर्म, इसका संक्षिप्त रूप। और ये वास तक सार्वभौमिक, सस्ती और स्थायी पहुंच अंतरराष्ट्रीय विकास का एक मुद्दा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 के तहत केंद्र बिंदु है, WHO के द्वारा शुरू किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हमारा जो पुरस्कार है, पुरस्कार का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। कल इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।